बीकॉम सेमेस्टर 1 के मेरे युवा छात्रों, आज आप सबों को साझेदारी फर्म का विघटन अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के अंतर्गत आपको कौन कौन से अध्यायों को पढ़ना है। इन सभी अध्यायों में से मैंने साझेदारी फर्म का विघटन से स्टार्ट करना सोचा। इसका कारण यह है कि साझेदारी से संबंधित पढ़ाई आप सेकेंड ईयर में कर चुके हैं, अतः इस चैप्टर से अगर आपकी शुरुआत की जाए तो वह आपको सरलता से समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज जो हम लोग अध्याय शुरू करने वाले हैं उसका नाम है साझेदारी फर्म का विघटन, जिसे हम इंग्लिश में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इस अध्याय को शुरुआत करने से पहले हमें 2-4 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तब हम आसानी से समझ पाएंगे कि साझेदारी फर्म का विघटन क्या है। इसके लिए हमें 3 मुख्य चीज़ों को समझना है। सबसे पहला साझेदारी का मतलब, यानी कि पार्टनरशिप का मतलब। पार्टनरशिप के बाद जो दूसरा चीज़ हमें पढ़ना है वो यह समझना है कि साझेदारी का पुनर्गठन, और जो तीसरा चीज़ हमें पढ़ना है वह है साझेदारी फर्म का विघटन। यह 3 चीज़ों को हम पहले अच्छे से समझेंगे तो हमें यह चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और साझेदारी फर्म का विघटन का तो मैंने ऊपर में ही लिख दिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप बीकॉम सेमेस्टर 1 में हैं तो आप अच्छे तरह से जानते हैं कि व्यवसाय क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय या आदान प्रदान करता है तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर से ही जानते हैं, फिर भी मैं लिख दूं कि बिजनेस यानी कि व्यवसाय क्या है, तो आप कह सकते हो जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी वस्तु या सेवाओं का लेन देन, या आप कह सकते हो क्रय विक्रय करता है, तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। तो आपने जाना कि व्यवसाय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं, वो है क्या? तो जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह मतलब संस्था, जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी वस्तु या सेवाओं का लेन देन यानी कि क्रय विक्रय करता है तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसी व्यवसाय को मान लेते हैं कि यह व्यवसाय है, और जब इसी व्यवसाय को किसी एक व्यक्ति या फर्म है मान लीजिए, और जब इसी व्यवसाय को कोई एक व्यक्ति, मान लो कि ए चला रहा है, यानी कि ए एक व्यक्ति है जो इस फर्म में पूंजी लगाता है, इसके व्यवसाय का संचालन करता है, इससे होने वाले सभी जोखिमों का वहन करता है,
लाभ और हानियों का सहन करता है तो ऐसा व्यवसाय जिसमें एक ही मालिक होता है, स्वयं पूंजी लगाता है तो और लाभ और हानि को खुद सहन करता है और व्यवसाय की सभी गतिविधियों का संचालन वह स्वयं करता है, तो ऐसा व्यवसाय जो है वह एकल व्यवसाय कहलाता है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और किसी कारणवश नहीं जानते तो अभी आपने जान लिया कि जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी वस्तु या सेवाओं का लेन देन करता है तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। और यह व्यवसाय 3 तरह के होते हैं, जिसमें से मैंने कहा कि ऐसा व्यवसाय जिसमें एक ही आदमी पूंजी लगाता है, एक ही आदमी व्यवसाय का संचालन करता है, एक ही व्यक्ति इसका अधिकार और कर्तव्यों का पालन करता है और उससे होने वाले लाभ और हानियों का वहन जब एक ही व्यक्ति करता है तो ऐसा व्यवसाय एकल व्यवसाय कहलाता है। लेकिन जब इसी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जैसे ए है और ए के साथ अगर एक और व्यक्ति मिल जाए बी या एक और व्यक्ति मिल जाए सी, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब उस व्यवसाय का संचालन करने लगता है तो फिर ऐसा व्यवसाय साझेदारी कहलाता है। तो आप इसके उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ गए कि कोई भी बिजनेस को जब एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है तो हम उसे एकल व्यवसाय कहते हैं, किंतु जब वही व्यवसाय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है तो वह साझेदारी कहलाता है, जिसमें सभी साझेदारों के बीच एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं समझौता। एक एग्रीमेंट बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं समझौता। कि जब एक अकेला व्यक्ति किसी फर्म को चलाता है तो जितने भी निर्णय लेने हैं, जितने भी पूंजी लगाने हैं, जितने भी लाभ और हानि हैं या कोई भी कार्य करना है, वह अकेले इस कार्य के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन जब हम उसी व्यवसाय को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाते हैं तो कोई भी निर्णय के लिए सभी साझेदारों की सहमति होनी जरूरी होती है। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी साझेदारी फर्म का आधार समझौता यानी कि एग्रीमेंट होता है और इसी समझौता को हम लोग इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख किसी भी संस्था का आधार होता है और इसी आधार पर कोई भी साझेदारी की नींव रखी जाती है। अब समझौता में क्या होता है, तो जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो सबसे पहला समझौता होता है कि भैया फर्म की पूंजी कितनी होगी और इसमें कौन व्यक्ति कितना पूंजी लगाएगा। फिर जैसे ही पूंजी लगाएगा तो व्यवसाय में लाभ या हानि होंगे, तो भैया लाभ और हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का स्थान कहाँ होगा, फर्म की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का तात्पर्य है कि व्यवसाय क्या चीज़ किस उद्देश्य से बनाया जाएगा, व्यवसाय का उद्देश्य क्या हो या किस तरह का व्यवसाय करेगा। उदाहरण के तौर पर किताब की दुकान करेगा, साइकिल की दुकान करेगा, मोबाइल की दुकान करेगा। तो इस तरह से अनेक मामले होते हैं जिसमें साझेदारों का आपस में सहमति होनी पड़ती है। लेकिन जब एकल व्यवसाय होता है तो यह तमाम कार्य के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वह क्या निर्णय ले। लेकिन जब वह एकल व्यवसाय में जब उस व्यवसाय को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है तो उसे साझेदारी कहते हैं और इस साझेदारी का नींव जो है वह समझौता होता है। तो हम कह सकते हैं कि साझेदारी जो है वह का आधार समझौता होता है और समझौते के आधार पर ही 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करने को तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैं अब तक के पढ़ाए हुए चीज़ों की पुनरावृत्ति कर देता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। मैंने कहा कि साझेदारी फर्म का विघटन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें 2-3 तथ्यों को अच्छे से समझना होगा ताकि हम आगे आसानी से इसके सवालों को बना सके। तो मैंने पहला कहा साझेदारी। तो अब यहाँ समझना होगा कि साझेदारी क्या चीज़ से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साझेदारी जो है वह बिजनेस यानी कि व्यवसाय से संबंधित है। अब यहाँ पर है कि बिजनेस किसे कहते हैं। तो आप यह जानते हैं कि जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी वस्तु या सेवाओं का
लेन देन यानी कि क्रय विक्रय करता है तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। ये आप अच्छे तरह से जानते हैं। और अब इसी बिजनेस को, इसी व्यवसाय को अगर एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाए, एक व्यक्ति के द्वारा मेंटेन किया जाए तो वह व्यवसाय एकल व्यवसाय कहलाता है। लेकिन जब इसी एकल व्यवसाय में अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब इस व्यवसाय को चलाते हैं तो हम इसे साझेदारी कहते हैं। तो आपने जाना कि साझेदारी का जो आधार होता है वो समझौता होता है। जब तक साझेदारों के बीच में यह समझौता बनी रहेगी तब तक यह साझेदारी चलती रहेगी। लेकिन जिस समय यह साझेदारी में के समझौते में परिवर्तन होगा तो साझेदारी भंग होने की स्थिति हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपने समझा कि एकल व्यवसाय क्या है और साझेदारी क्या है। यानी एक व्यवसाय को जब अकेला चलाया जाए तो वह एकल व्यवसाय है, और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाए तो वह साझेदारी है। और साझेदारी में चूंकि अनेक साझेदार होते हैं अतः उनके बीच में सहमति होनी जरूरी है, जिस सहमति को ही समझौता, एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से सभी साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य लिखे रहते हैं। तो उम्मीद है कि साझेदारी क्या है आप समझ गए, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से आपसी समझौते के तहत जब कोई व्यवसाय करते हैं तो वह साझेदारी कहलाता है। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को रिपीट करके मेरी बातों को नोट कर सकते हैं। तो साझेदारी क्या है समझ गए। अब हमें साझेदारी के बाद जो दूसरा चीज पढ़ना है जिसे हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं, इंग्लिश में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या है उसे समझिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन। अब साझेदारी का पुनर्गठन क्या है उसे समझिए। अब आप ये जान चुके हैं कि साझेदारी का आधार समझौता होता है। समझौते के आधार पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी फर्म का संचालन करना प्रारंभ करते हैं। अब मुझे बताओ कि एक बार जो साझेदारों के बीच समझौता हो गया, क्या वह समझौता हमेशा हमेशा के लिए यही रहेगा? क्या इस समझौते में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो जवाब है कि आज के अनुसार साझेदारों ने समझौता किया और व्यवसाय संचालन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब समय बदलेगा तो परिस्थितियां भी बदलेगी, और जब परिस्थितियां बदलेगी तो स्वाभाविक है कि समझौते में भी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो कहा जा सकता है कि जब कोई भी साझेदार आपसी समझौते के तहत अगर पुराने समझौते में किसी भी तरह का बदलाव लाता है तो वह बदलाव ही साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि साझेदारी का पुनर्गठन समझ में आ गया। कि इसे लिख देते हैं कि जब किसी फर्म के सभी साझेदार आपसी समझौते के तहत वर्तमान साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख मतलब क्या हुआ? साझेदारी समझौता। तो जब किसी फर्म के सभी साझेदार आपसी समझौते के तहत वर्तमान साझेदारी संलेख में यदि कोई परिवर्तन लाते हैं तो इस स्थिति को ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया
कि साझेदारी का आधार समझौता होता है, और जब समय बदलता है तो परिस्थितियां बदलती है, और जब परिस्थितियां बदलती है तो समझौतों में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जब किसी फर्म के सभी साझेदार आपसी समझौते के तहत वर्तमान साझेदारी सल्लेख यानी वर्तमान साझेदारी समझौते में यदि कोई परिवर्तन लाता है तो इस स्थिति को ही हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अब एक जानकारी के लिए बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि साझेदारी समझौते में अगर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप यह जान लीजिए कि हम इसे रबर से मिटाकर, काटकर या ओवरराइट कर या नए शब्दों का उपयोग हम नहीं कर सकते। अगर समझौते में कोई बदलाव करना है तो मैंने क्या कहा कि अगर इस समझौते में मुझे बदलाव करना है पूंजी के अनुपात में या लाभ हानि के अनुपात में या नाम में या स्थान में या प्रकृति में, तो हम इसे काट कर, ओवरराइट करके या वाइटनर लगाकर या मिटाकर या नए अक्षरों का प्रयोग कर हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए करेंगे तो यह अवैध हो जाएगा और इसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। अतः अगर हमें कोई बदलाव करना है तो हमें इसे रद्द करना होगा और इसके जगह में एक न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इसके जगह में क्या करना होगा? एक न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो यह न्यू एग्रीमेंट ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, जिसमें फर्म जैसा है वैसा ही रहता है। फर्म की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फर्म जो काम कर रहा है, जैसा कर रहा है वैसे ही करते रहता है, केवल साझेदारी सल्लेख में परिवर्तन आ जाता है। समझौता पहले वाला रद्द हो जाता है और उसके जगह में नई समझौता आ जाती है, जिसे ही हम लोग साझेदारी फर्म का क्या कहते हैं? पुनर्गठन। यानी फर्म का पुनर्गठन जिसमें साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य बदल जाते हैं, जबकि फर्म एज इट इज रहता है, फर्म जैसे है वैसे ही चलता रहता है। केवल जो पुराना समझौता है वो समझौते खत्म होकर उसके जगह में एक नया समझौता आ जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। और यही चीज जो है आप सेकेंड ईयर में पढ़े हैं होंगे। आपको याद होगा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, जो कि अभी नहीं पढ़ना, लेकिन उसके मतलब को समझना होगा। और तब आपको बताया गया था कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का पहला कारण क्या है। तो आप याद होगा क्या पढ़े थे? लाभ विभाजन, अनुपात में परिवर्तन के कारण। उम्मीद करते हैं कि आपको याद आ रहा होगा। फिर आप दूसरा कारण पढ़े थे, नए साझेदार का प्रवेश के कारण। फिर तीसरा आपको याद होगा, साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर। फिर आपने पढ़ा था साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। तो ये सभी कुछ कारण थे जिससे लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, प्रवेश के कारण या अवकाश के कारण या मृत्यु हो जाने पर जो समझौता वर्तमान में रहती है उसमें बदलाव आ जाता है, और उसके जगह में नया जो आता है तो वो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन ही हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। और मैंने कहा था कि साझेदारी फर्म के विघटन चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं साझेदारी फर्म का विघटन। तो जब तक हम लोग साझेदारी का मतलब नहीं जानेंगे तो इसके विघटन का मतलब नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि साझेदारी बिजनेस से संबंधित है, और जब उस बिजनेस को एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाता है तो एकल, और जब इसी व्यवसाय को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है तो यह साझेदारी कहलाता है। और साझेदारी का आधार जो होता है वो समझौता होता है। और जब समय बदलने के साथ साथ जब स्थितियां बदलती है तो समझौते में अगर किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उस समझौते को रद्द करके जब एक नया समझौता बनाया जाता है तो उसे ही हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। और जो चीज़ कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था ये आपको जानकारी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपने 2 पॉइंट अच्छे से समझ लिया, साझेदारी और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब हम लोग आते हैं साझेदारी फर्म का विघटन, जो कि हम लोगों को पढ़ना है और यही चैप्टर हमें पढ़ना है, साझेदारी फर्म का विघटन। तो अब हम आपको साझेदारी फर्म के विघटन का मतलब समझाते हैं।
तो साझेदारी फर्म का विघटन आप समझ लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि साझेदारी फर्म का विघटन मतलब है साझेदारी एक फर्म है और एक ऐसा फर्म जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर संचालन करते हैं। अब आपको मालूम है कि ये जो साझेदारी फर्म है या साझेदारी फर्म निर्भर करता है किस पर? समझौते पर। अर्थात जब तक साझेदारों के बीच समझौता रहेगी, आपस में तालमेल रहेगा, मेल जोल रहेगा, तब तक यह फर्म चलता रहेगा। लेकिन जैसे साझेदारों के बीच में आपसी सहमति गड़बड़ाएगी या फूट डाला जाएगा या किसी भी तरह की जब स्थितियां होगी तब ये फर्म जो है वो चलाना असंभव हो जाएगा। अतः विघटन का मतलब होता है साझेदारी। अभी आपको मालूम है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। तो आपने साझेदारी का मतलब समझ गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के तहत लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई व्यवसाय का संचालन करते हैं तो वह साझेदारी कहलाता है। और यह साझेदारी का आधार होता है समझौता। जब तक साझेदारों के बीच आपस में समझौता रहती है, आपस में स्नेह और प्यार बना रहता है, तब तक ये फर्म चलती है। लेकिन जब साझेदारों के बीच अगर मनमुटाव हो जाए, समझौते खत्म होने लगे, तो यह फर्म बंद होने की स्थिति में आ जाती है। अतः फर्म का विघटन हो जाता है। तो विघटन का मतलब होता है बंद हो जाना। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि साझेदारी फर्म के विघटन का तात्पर्य है फर्म का पूर्ण रूपेण बंद हो जाना। तो आपने साधारण शब्दों में जाना कि साझेदारी फर्म का विघटन का अर्थ है साझेदारी फर्म का पूर्ण रूपेण बंद हो जाना। अब आप ही बताओ कि जब साझेदारी फर्म का पूर्ण रूपेण बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? अब यही चीज़ को हमें समझना है कि जब साझेदारी फर्म का विघटन होगा तो क्या होगा, और इसी के संबंध में आपको लेखांकन करने हैं जो इस चैप्टर का उद्देश्य है। यानी इस चैप्टर का उद्देश्य है कि जब साझेदारी फर्म का विघटन यानी साझेदारी फर्म बंद हो जाती है तो उस समय कौन कौन से लेखांकन किए जाते हैं। अब इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि मान लो कि जब एक साझेदारी फर्म का निर्माण होता है तो क्या होता है। तो आप कहोगे जब एक साझेदारी फर्म का सर निर्माण होता है तो इसमें जितने भी साझेदार हैं सब साझेदार आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं। अब ये मुझे बताओ कि जिस साझेदारों ने जो पूंजी इस बिजनेस में लगाया तो क्या वह पूंजी बिजनेस के एक अलमारी में रख दिया गया है कि भैया जब झगड़ा होगा, जब फर्म बंद होगी तो उस अलमारी में से निकाल करके पूंजी वापस कर दिया जाएगा? क्या कोई भी साझेदार फर्म में पूंजी इसलिए लगाता है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, कोई भी व्यक्ति या कोई भी साझेदार बिजनेस में पूंजी इसलिए लगाता है ताकि इस व्यवसाय को चला सके। तो यानी कि चलाने के लिए वो क्या करेगा, तो इस पूंजी से पहला काम क्या करेगा कि वह भूमि एवं भवन खरीदेगा, भूमि एवं भवन खरीदेगा, फिर उसमें फर्नीचर लगाएगा, ज़रूरत पड़ने पर मशीनरी का प्रयोग करेगा, फिर इससे वो माल खरीद कर लाएगा और फिर व्यवसाय का संचालन होना, यहाँ से फिर विक्रय और माल का संचालन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब कोई साझेदार फर्म का निर्माण करता है तो वह साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है। लेकिन क्या यह पूंजी फर्म में एज इट इज़ रखा जाता है? तो जवाब है नहीं। ये जो साझेदारों ने फर्म में पूंजी लगाते हैं वह पूंजी अन्य भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे पूंजी का हिस्सा से भवन खरीदा जाता है, इसी पूंजी से फर्नीचर खरीदा जाता है, इसी पूंजी से मशीनरी खरीदी जाती है, इसी पूंजी से माल खरीदा जाता है। अब ये दुकान बनकर तैयार हो गया, अब यहाँ से क्रय विक्रय यानी कि बिजनेस प्रारंभ हो जाता है। लेकिन किसी भी कारणवश जब ये फर्म बंद होने की स्थिति में आ जाता है, यही फर्म जो वर्तमान में चल रहा था अब ये फर्म क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो क्या होगा? तो यानी बंद हो रहा है मतलब फर्म का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। फर्म का विघटन हो रहा है यानी कि फर्म क्या हो रही है, बंद। अब जब फर्म बंद होगी तो वही साझेदार जो पूंजी लगाए थे अब क्या वो बोलेंगे फर्म बंद हो गया, यहाँ पर ताला लटकाइए और घर जाइए?
तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जब आपने इस फर्म को प्रारंभ किया था तो पूंजी लगाए थे। अब इस फर्म को जब बंद करना है, यानी कि फर्म का विघटन करना है, तो आप क्या करेंगे? ये फर्म है, ये इस फर्म में क्या आप ताला लटकाएंगे, बोलेंगे आज से फर्म बंद हो गया और आप अपना घर जाइए? क्या ऐसे फर्म का विघटन होता है? तो आप ही कहोगे नहीं। तो क्या होता है? तो आप जवाब दोगे कि सर, जो साझेदार ए, बी और सी जो इस फर्म को स्टार्ट करने के लिए पूंजी लगाया था, अब जब वो फर्म का विघटन होगा तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा कि वो पूंजी का मांग करेगा। अब जब ये साझेदार ए, बी, सी फर्म के विघटन होने पर पूंजी की मांग करेगी, तो आप ही बताओ कि क्या यह पूंजी दुकान की किसी अलमारी में रखी हुई है? क्या यह पूंजी बैंक में जमा कर दिया गया है कि जब फर्म बंद होगी तो पूंजी वापस मांग ली जाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यह पूंजी आपने भूमि एवं भवन के तौर में, फर्नीचर के तौर पर, मशीनरी के तौर पर, माल के तौर पर लगा दिए हैं, विज्ञापन के तौर पर खर्च कर दिए हैं, मोटर गाड़ी और ट्रक वगैरह में निवेश कर दिए हैं। अब वो पूंजी तो यहाँ है नहीं। अब जब पूंजी नहीं है तो क्या आपस में माथा पट्टी करने से होगा, उठा पटक करने से होगा, मारपीट करने से होगा कि भैया फर्म बंद हो गया तो भागो अब यहाँ से? तो ऐसा नहीं है। तो उसका तरकीब है, वह तरकीब है कि वो सरकार ने या अधिनियम हमें यह बताता है कि अगर साझेदारी फर्म का विघटन होता है, यानी फर्म जब समाप्त होने लगता है, फर्म जब बंद होने लगता है, तो हमें आपस में झगड़ा मारपीट करने से इसका निदान नहीं है, बल्कि इसका एक सरल और आसान तरीका है। वो सरल और आसान तरीका क्या है कि जब फर्म का विघटन होगा तो जितने भी साझेदारों ने फर्म में पूंजी लगाई है वह पूंजी की मांग करेगा, परंतु वह पूंजी इसके पास है नहीं, क्योंकि वह पूंजी इन संपत्तियों और दायित्वों में निवेश हो गया है। तो आप जानते हैं कि जब फर्म का विघटन की स्थिति आएगी तो फर्म का संचालन बंद हो जाएगा और उस समय फर्म के पास दो चीजें होंगी। वह जानते हैं क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक होगा एसेट्स, और आप जानते हैं कि जितनी भी संपत्तियां होंगी उसी के हिसाब से होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जब फर्म का विघटन होगा, जब फर्म बंद होने वाली होगी, तो क्या फर्म चलता रहेगा? तो कॉमन सेंस, जब फर्म का विघटन होने वाला ही है, फर्म जब बंद ही होने वाला है, तो स्वाभाविक है फर्म का संचालन बंद हो जाएगा। और जब फर्म का संचालन बंद हो जाएगा तो फर्म के पास क्या बचेगा? फर्म के पास जो बिजनेस है वही बिजनेस रहेगा, यानी कि एसेट्स हो, यानी भूमि रहेगा। जो ये पूंजी आई थी जिससे हम भूमि एवं भवन खरीदे तो वो रहेगा। फर्नीचर बचा हुआ रहेगा, मशीनरी बचा रहेगा, कुछ माल बचे हुए हो सकते हैं। तो जितने भी हैं वो सभी संपत्तियां होंगी। और आप जानते हैं कि जितनी संपत्तियां होती है उतनी ही पूंजी एवं दायित्व होती है। तो ऐसी स्थिति में जब फर्म का विघटन होता है तो फर्म के पास दो ही चीज होती है, संपत्तियां और पूंजी एवं दायित्व। तो समझदारी ये कहती है कि ये जितनी भी संपत्तियां हैं, अब उस संपत्तियों को क्या करिए, अब कैसे हम बांटे? तो एक आदमी बोलेगा भाई फर्नीचर ले लो, दूसरा बोलेगा मशीन ले लो, कोई बोलेगा भवन। अब आपस में कोई व्यक्ति लड़ लेगा कि भाई हम फर्नीचर नहीं लेंगे, हम भवन लेंगे, वो बोलेगा मैं भी भवन लूँ, तो आपस में विवाद होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि भैया जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों को आप बेच डालिए। तो आप समझ में आ गया कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। आपको मालूम हो चुका है कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। और साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब है साझेदारी फर्म का पूर्ण रूपेण बंद हो जाना। और जब साझेदारी फर्म पूर्ण रूपेण बंद हो जाएगी तो वही साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाए थे वही व्यक्ति अब पूंजी की मांग करने लगेंगे, परंतु पूंजी तो स्थिर है नहीं, वह पूंजी इन सभी चीज़ों में निवेश हो चुकी है। तो जब तक हम इसको बेचेंगे नहीं तब तक हम इसकी पूंजी को लौटा नहीं सकते। अतः जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो 3 खाते बनाए जाते हैं, जिसे मैं लिख रहा हूं कि जब साझेदारी फर्म का
विघटन होता है, जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो निम्नलिखित खाते बनाए जाते हैं और वह 3 खाते ही आपको पढ़ने हैं जिससे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वह पहला खाता है वसूली खाता। पहला खाता क्या है? वसूली खाता, जिसे हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा जो है वह कहलाता है पूंजी खाता, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। और तीसरा जो खाता बनता है वो कहा जाता है बैंक खाता। और यही चीज़ आपको इस अध्याय के अंतर्गत सीखना है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा जैसे ये बैंक अकाउंट सीखेंगे यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अब शॉर्टकट में समझिए कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। और जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो हमें निम्नलिखित खाते बनाए जाते हैं। पहला वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। अतः इस चैप्टर के अंतर्गत हमें रियलाइजेशन अकाउंट सीखना है, फिर हमें कैपिटल अकाउंट सीखना है और फिर हमें बैंक अकाउंट। जैसे सीखेंगे यह अध्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन सारांश में फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब भी साझेदारी फर्म का विघटन की स्थिति आएगी तो फर्म का संचालन बंद हो जाता है और उस समय जितने भी साझेदार जो पूंजी लगाए हैं वो पूंजी की मांग करते हैं, परंतु वह पूंजी फर्म में रखा हुआ तो है नहीं, क्योंकि वह पूंजी इन सभी चीज़ों में निवेश हो गया है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें सबसे पहले वसूली खाता बनाना पड़ेगा और वसूली खाता के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों को हम बेच देते हैं। यानी कि जितनी भी संपत्तियां हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगी उन सभी संपत्तियों को हम बेचेंगे। जैसे ही हम इन संपत्तियों को बेचने लगेंगे तो फर्म में जितने भी व्यक्ति जो कर्जदाता है, जो हमें कर्ज दिया है, वो सारा का सारा कर्जदाता हमारे माथे पर चढ़ेगा कि भैया अब तो दुकान आप बंद कर रहे हो, अब तो फर्म बंद कर रहे हो, आप अपनी संपत्तियों को बेच रहे हो, तो पहले मेरा माल डाउन करो, क्योंकि जो मेरे से जो उधार लिया हुआ दो, मेरे से जो कर्ज लिया हुआ दो, मेरे से जो लोन दिया हुआ दो। तब क्या होगा? जब फर्म बंद होती है तो सबसे पहले जो फर्म का साझेदार है वह सभी संपत्तियों को बेचता है और जैसे संपत्तियों को बेचना स्टार्ट करेगा तो कर्जदाता को इसकी भनक लगेगी, अतः कर्जदाता इससे पैसा मांगने लगेगा। तो इसलिए यह स्थिति साझेदार जानते ही हैं। अतः जो समझदार साझेदार होते हैं फर्म बंद होने की स्थिति में सबसे पहले सभी संपत्तियों को बेचते हैं। मान लेते हैं कि वह सभी संपत्तियों को बेचकर 2 लाख रुपया कमाए, फिर उस संपत्ति से दायित्वों का भुगतान करेंगे। मान लो कि यह दायित्व 80,000 रुपया है, तो 2 लाख रुपए में से 80,000 रुपये कर्ज के चुका दिए गए तो शेष कितना बचा? 1,20,000। और यह 1,20,000 रुपया जो बचेगा वह साझेदारों को पूंजी के बदले में लौटा दिया जाएगा, जो पूंजी का अनुपात होगा। तो ये चीज़ करने के लिए, यानी कि संपत्तियों को बेचने के लिए, दायित्वों का भुगतान करने के लिए और शेष राशि को साझेदारों के बीच में बांटने के लिए जो खाते बनते हैं उस खाते को ही हम वसूली खाता कहते हैं। फिर वसूली खाता बनाने के बाद जो साझेदारों को जो पूंजी की राशि लौटाई जाएगी उस पूंजी के संबंध में जो हम लोग खाता बनाएंगे वह पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट कहलाएगा। और फिर अंत में हम हिसाब करेंगे कि भैया कितने की संपत्तियों को बेचने से कहाँ कहाँ पैसा आया और इस पैसे को फिर हम कहाँ कहाँ खर्च किए। यानी हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। संपत्तियों को बेचने से जितना पैसा आया वो पूरा का पूरा कर्जदाता को और पूंजी के रूप में वापस होनी चाहिए और हिसाब आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस बराबर करने के लिए जो हम लोग खाता बनाते हैं तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। अतः अब इस वीडियो को आज समाप्त करने से पहले मैं अब एकदम साधारण और सरल भाषा में बता दूं कि आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। और साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब होता है साझेदारी फर्म का पूर्ण रूपेण बंद हो जाना। तो जब साझेदारी फर्म का पूर्ण रूपेण से बंद होने लगता है तो फर्म के विघटन के समय में जितने भी साझेदार ने जो पूंजी लगाते हैं वही व्यक्ति पूंजी की मांग करने लगते हैं। तो पूंजी की मांग जब करेंगे तो क्या वो पूंजी रखा
रखा हुआ है? नहीं। वो कहाँ निवेश हो गया? संपत्तियों में। तो आप संपत्तियों को क्या करोगे? बेचोगे। तो जैसे ही संपत्तियों को बेचोगे तो मालूम होता है कि जितनी संपत्तियां होती है उसी के बराबर पूंजी एवं दायित्व भी होता है। तो जैसे आप संपत्तियों को बेचना स्टार्ट करोगे तो कर्जदाता भी खड़ा हो जाएगा कि भाई आप अपने संपत्तियों को बेचना प्रारंभ कर दिए, आप अपने फर्म को बंद करें तो मेरे से जो कर्ज या उधार लिए थे वो तो लौटाइए। तो जो साझेदार होते हैं फर्म के विघटन के समय सभी संपत्तियों को बेचते हैं। बेचने के बाद जितने भी कर्ज हैं उन सभी कर्जों को लौटाते हैं। फिर जो शेष राशि बचता है वो साझेदारों को पूंजी के तौर पर लौटा देते हैं। और ऐसा करने के लिए हम लोग जो खाता बनाते हैं उसे ही हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। फिर साझेदारों को जो पूंजी लौटाई जाती है उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और फिर कितने कहाँ से पैसे आए और कहाँ पैसे खर्च हुए उसके लिए जो हम लोग खाता बनाते हैं वो बैंक अकाउंट कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जानेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, जिसे ही अनेक प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से समझें और अगर ना समझ में आए तो एक दो बार रिपीट कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा ही। और अगले वीडियो में भी मैं इसकी फिर से हल्के में पुनरावृत्ति कर दूंगा तो आपको पूर्ण रूपेण यह वीडियो समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।